आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे नाफरा को। अब अगर नाफरा या फिर एनएफआरए आप जिसको बोलते हो, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये एग्जिस्टेंस में नहीं आता अगर शायद सत्यम का केस नहीं हुआ होता। तो ये इसका कॉन्सेप्ट, जब नाफरा का कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ, दिस हैपेंड आफ्टर द सत्यम केस हैपेंड। जब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि यार हमारे पास यहाँ पे कुछ होना चाहिए, ऐसा एक सेपरेट अथॉरिटी होना चाहिए जो कि बेसिकली यहाँ पे ऑडिटर्स को गवर्न करेगा। नाफरा का काम क्या है? अगर आप यहाँ पर देखो, नाफरा का सब काम किसके ऊपर आके अटक रहा है? यहाँ पर देखो, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सो दो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के दो इंपॉर्टेंट चीजें ये यहाँ पे कवर करता है। वन इज इट कवर्स योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओके, एंड सेकेंड इट कवर्स योर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो आप एस ए बोलते हो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सो एएस एंड एस ए, ये दोनों यहाँ पर कवर करेंगे। अभी तक क्या होता था, आईसीएआई, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, नकास के बारे में चेक किया था, करेक्ट? तो आईसीएआई देता था, फिर नकास इसको, तो बेसिकली ये कट कॉपी पेस्ट ही आपका रहता था। बेसिकली इट वाज 100% ऑन द आईसीएआई। अब अगर आप चेक करो, अपार्ट फ्रॉम आईसीएआई, अब ये कहाँ से जाएगा? आईसीएआई विल, हम आज के लेक्चर में जब इसको पढ़ेंगे तो विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ इट। आईसीएआई यहाँ से भेजेगा नाफरा को, नाफरा इज देयर फॉर, इट इज गोइंग टू अप्रूव। तो ऐसा नहीं है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नाफरा बनाएगा, बनाएगा अभी भी आईसीएआई, लेकिन उसको फिर सबमिट किया जाएगा किसको? इट विल बी सबमिटेड टू द एनएफआरए, हु इज फर्दर गोइंग टू अप्रूव द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। दूसरा, अभी अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व हो, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेरा मतलब स्पेसिफिकली ऑडिटर के ऊपर है, कि अगर कोई ऑडिटर फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व हो तो क्या होगा? उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा, और आईसीएआई है वो यहाँ पर पूरा अथॉरिटी लेगा। आप इनफैक्ट अगर चेक करो, बहुत ही फेमस जजमेंट, इसका सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी आपको देखने को मिल सकता है, सेबी वर्सेस पीडब्ल्यूसी, या फिर पीडब्ल्यूसी वर्सेस सेबी, आप जो भी यहाँ पे बोलो। सो सेबी वर्सेस पीडब्ल्यूसी का जो केस था, ये पूरा का पूरा केस किसके ऊपर था? सेबी ने पीडब्ल्यूसी को बैन कर दिया था बिकॉज ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन द सत्यम फ्रॉड। पीडब्ल्यूसी ने यहाँ पर इसको अपोज किया कि सेबी, यू डोंट हैव एनी जुरिस्डिक्शन कि आप हमारे ऊपर केस फाइल करो। व्हाई? बिकॉज पीडब्ल्यूसी बीइंग अ ऑडिटर फर्म, सोल अथॉरिटी किसके पास है? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है। तो अब आप देखो, घर की बात घर पे ही रह रही है कि नहीं? आप ये देखो, घर की बात घर पे ही रह रही है, अपना आईसीएआई, अपने ही ऑडिटर्स, राइट? तो यहाँ पर बोला गया था कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होना चाहिए जो कि यहाँ पर ऑडिटर्स को देखेगा। हालांकि आईसीएआई की क्रेडिबिलिटी के ऊपर डाउट नहीं हो रहा, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक इंडिपेंडेंस के बारे में। मतलब मैं कितना भी इंटेग्रिटी वाला इंसान हूँ, बट मेरा पेपर मैं खुद चेक नहीं कर सकता, राइट? तो ये पॉइंट यहाँ पर देखा गया कि इधर एक आपके पास सेपरेट अथॉरिटी होना चाहिए, और इस सेपरेट अथॉरिटी के लिए फिर नाफरा को यहाँ पर सेटअप किया गया था। आज की डेट में अगर सत्यम जैसा कोई केस हो तो जो ऑडिट फर्म है ना, वो सीधा नाफरा के लपेटे में आएगा, और इतना स्ट्रिक्ट प्रोविजंस यहाँ पे बनाया कि नाफरा यहाँ पर मॉनेटरी पेनल्टी लगा सकता है। नाफरा चाहे तो डिबार भी आपको कर सकता है कि आप अब से कहीं पर भी ऑडिट वगैरह नहीं करोगे। सो दे विल ऑल्सो टेक एक्शन अगेंस्ट द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और मिसकंडक्ट से मतलब यहाँ पर ये रहता है, ऐसा नहीं कि कोई इनको जाके कंप्लेन करे, कोई कंप्लेन करे, इन्वेस्टिगेशन करे, तब तो डेफिनेटली, पर इनको खुद लगे ना, सुओ मोटो अपने आप भी ये यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। और ये बहुत ही मतलब आई वुड से आईसीआई के लिए एक तरीके का सेटबैक था, क्योंकि जो एक एक्सक्लूसिव जोन था आईसीएआई का, वो यहाँ से निकल के अब कहाँ चला गया है? नाफरा के पास। एक तरीके से अच्छा भी है कि अगर नाफरा ने किसी प्रोसीडिंग को शुरू कर दिया, उसके बाद कोई भी और इंस्टीट्यूट, कोई भी और बॉडी उस पर्टिकुलर ऑडिटर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं करेगा, कोई और प्रोसीडिंग्स नहीं चलाएगा। तो ऐसा नहीं आपको हर तरफ से पिटाई करेंगे अगर आप एक फ्रॉडुलेंट या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी फाउंड करे जाते हो तो। अच्छा,
सर नाफरा अगर सब कुछ करेगा तो क्या, अगर आप नाफरा के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो कुछ, तो आपके पास अपील करने का भी ऑप्शन है, और आप नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल वहां पर आप जाओगे, और एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाके आप यहाँ पर जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसको ओमिट कर दिया, ये जो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल था उसको यहाँ पर ओमिट कर दिया गया था, और वहां के सारे प्रोविजंस को हटा दिया। पहले क्या था कि अगर आप नाफरा से खुश नहीं हो तो आप नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल जा सकते हो, बट 2017 में उसको यहाँ पर हटा दिया गया था। चलिए अब हम यहाँ पे एक बेसिक डिस्कशन के बाद अब नाफरा के बारे में यहाँ देखते हैं। तो ये एक है जो मेरे को बेसिकली किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मिला था, कहाँ मिला था मुझे नहीं पता, बट मेरे पास इमेज में ये था, तो मैंने इसीलिए इसको यहाँ पर रखा। तो आप देखिए ये एक अच्छा इमेज है। सो व्हाट डज नाफरा डू, तो उसके फंक्शंस ये देखो, recommend the accounting and the auditing policies and the auditing standards and oversee the working of the chartered accountants and the accounting professionals। इनके पावर्स क्या है, ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है, दे विल ऑल्सो हैव द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, ठीक है, मतलब किसी को भी पेशी होने को बोला जा सकता है जैसे कोर्ट में बोलते हैं। दे कैन ऑल्सो इम्पोज पेनल्टी, और जैसे मैंने आपको बताया दे कैन डिबार द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और द अकाउंटिंग फर्म फ्रॉम प्रैक्टिस। इसके अलावा आप देखो नाफरा किन किन को कवर करेगा, तो जितने भी लिस्टेड कंपनीज है वो नाफरा के अंडर कवर्ड होते हैं। इसके अलावा अनलिस्टेड कंपनीज जिनके यहाँ पर लिमिट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉर्पोरेट्स रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग सब्सिडरीज और एसोसिएट्स इन इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर देखो इंश्योरर्स, बैंक्स, पावर सप्लायर्स एंड केसेस विच आर रेफर टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला ब्लॉक आपके लिए, आगे ही आपने को मिल जाएगा। तो आप ये देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी to provide matters relating to accounting and the auditing standards under this act। अब कौन कौन से कंपनीज यहाँ पे कवर होते हैं जो मैंने आपको बताया था, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें आप देखो यहाँ पर कवर होंगे सारे के सारे लिस्टेड कंपनीज, सो ऑल द लिस्टेड कंपनीज विल गेट कवर्ड हियर। इसके अलावा एक अनलिस्टेड कंपनी जिसका कि पेड अप कैपिटल इज नॉट लेस देन 500 करोड़, और जिसका कि टर्नओवर जो है नॉट लेस देन 1000 करोड़, और हैविंग aggregate outstanding loans and debentures of not less than 500 crores rupees on 31st March immediately three preceding financial year, तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो लिस्टेड कंपनी पे विदाउट एनी अमाउंट के साथ। और अगर आप बात करते हो अनलिस्टेड कंपनी, तो अनलिस्टेड कंपनी में आपके पास, आप इसको ऐसे देख सकते हो TLP, सो टर्नओवर हो गया आपके पास 1000 करोड़, लोन्स हो गए 500 करोड़, और पेड अप कैपिटल हो गया 500 करोड़, राइट। इनमें से कोई भी एक अगर आपका मीट कर जाता है कभी एज ऑन 31st मार्च, तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। तो ये एक ध्यान रखना इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द, वो जो तीन तरह के कंपनीज थे, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, और एक ऐसा कंपनी जो कि किसी स्पेशल एक्ट के अंडर कवर्ड है, उनके लिए भी ये यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा आप देखो एनी बॉडी कॉर्पोरेट और अ कंपनी और अ पर्सन और एनी क्लास ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनीज और पर्सन ऑन रेफरेंस मेड बाय, सो अगर रेफरेंस किया गया नाफरा को बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट कि इन कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स को आप यहाँ पे चेक करो या इनके ऑडिटर्स को एक बार आप देखो, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा आप अगर देखो अ बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच इज सब्सिडरी, तो एक कंपनी है जो कि कहाँ पर है, इंडिया के बाहर है, लेकिन वो एक सब्सिडरी है या फिर वो एक एसोसिएट कंपनी है ऑफ अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। और अगर उस सब्सिडरी का इनकम या फिर उसका नेटवर्थ एक्सीड कर जाता है 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम या कंसोलिडेटेड नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओवरसीज सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी, ठीक है। और ये कब क्वालिफाई कर जाएगा नाफरा के लिए, मतलब नाफरा का जुरिसडिक्शन इनके लिए
कि अगर 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम इस ओवरसीज सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी का है, सो कंसोलिडेटेड इनकम या फिर 20% ऑफ द नेटवर्थ, दो में से कोई एक अगर यहाँ पर मीट कर गया तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर भी नाफरा का जुरिस्डिक्शन आ जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पर तो जो ऑडिटर होगा वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा नहीं, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी है, कोई ब्रांच ऑफिस तो है नहीं कि हम इंडिया का अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट को वहां भेज दे और वो जाके वहां पे ऑडिट वगैरह कर ले। ये तो सर कोई बाहर का चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, या चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब वहां का सीपीए होगा। तो सर क्या उसके ऊपर भी नाफरा का जुरिस्डिक्शन आ जाएगा? आंसर इज यस, वहां पर भी नाफरा का जुरिस्डिक्शन उधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां का जो अकाउंट्स है वो डायरेक्टली यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा फॉर द कंसोलिडेशन, सो डेफिनेटली यहाँ पर भी उसका रोल रहेगा। क्या जुरिस्डिक्शन आपको क्लियर हुआ? क्या जुरिस्डिक्शन आपको क्लियर हुआ? इन कंपनीज के लिए देखो, इन कंपनीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन कंपनीज के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, और इन कंपनीज के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाना फॉर द ऑडिटर्स, यहाँ पर नाफरा के पास पावर रहेगा। यहाँ पे एक आया है रिक्वेस्ट, धवल ने बोला सर लास्ट पॉइंट रिपीट करो। देखो धवल, लास्ट पॉइंट में ये है, सपोज करो इंडिया में देर इज वन कंपनी एच लिमिटेड, ठीक है, दिस एच लिमिटेड इज इन इंडिया, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, लेट्स से दैट सब्सिडरी कंपनी इज इन यूके। अब क्या इस सब्सिडरी कंपनी के ऊपर नाफरा का जुरिस्डिक्शन होगा या नहीं होगा? उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि ये जो एस लिमिटेड है इसका नेटवर्थ क्या है, इसका इनकम क्या है। ओके, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? विद द कंसोलिडेटेड नेटवर्थ एंड विद कंसोलिडेटेड इनकम। अब कंसोलिडेटेड आप समझ गए, H प्लस एस, H प्लस एस, एंड दिस इज ओनली ऑफ S। इन दो में से कोई भी एक अगर 20% को एक्सीड कर गया तो हम बोलेंगे इस कंपनी के ऊपर भी नाफरा का जुरिस्डिक्शन आ जाएगा। डज दिस मेक सेंस? ओके, ध्यान रखना ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है कि एनएफआरए का जुरिस्डिक्शन कहां कहां पर आता है। फिर अगर आप देखो, every body corporate other than the company referred to this which is formed in India under this rule shall within 15 days of the appointment of the auditor under subsection 1 of section 139 inform the authority in form NFRA the particulars of the appointment of the auditor। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि देखो, अगर अगर आप ऑडिटर को अपॉइंट करते हो, ठीक है, आप अगर एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हो, अब यहाँ पे बात किसका हो रहा है? एवरी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन द कंपनी विच इज डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 विच इज फॉर्म्ड इन इंडिया। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये किसकी बात कर रहा है? ये किसकी बात कर रहा है? एक बार फिर से आप इसको पढ़ो, एवरी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन अ कंपनी डिफाइंड इन क्लॉज 20। सो क्लॉज 20 में किसको डिफाइन किया गया है? कंपनी कोई? तो ये यहाँ पे किस चीज का बात कर रहा है? अदर देन द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। वेरी गुड। तो वहां पर क्या होगा, जब ये ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे तो उनको फॉर्म नाफरा 1 फाइल करना पड़ेगा एनएफआरए को। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा,
एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, प्लस जो ये कंडीशंस को फुलफिल करता हो, जो इन कंडीशंस को फुलफिल करता हो, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो उस केस में इनको फाइल करना होगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या रहे, अ कंपनी, ओके, और अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन द कंपनी गवर्नड बाय द अथॉरिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर इट सीजेस। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, एक कंपनी या फिर एक बॉडी कॉर्पोरेट शैल कंटिन्यू टू बी गवर्नड बाय द अथॉरिटी। तो देखो, लिस्टेड कंपनी के लिए तो कोई लिमिट्स नहीं था, जब तक ये लिस्टेड है तब तक नाफरा का जुरिस्डिक्शन रहेगा। अनलिस्टेड कंपनी में ये जुरिस्डिक्शन था। तो सपोज करो किसी साल आपका जो लोन्स एंड बोरोइंग्स था, देयर वाज अ अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे एग्जाम्पल लो, देयर वाज एन अनलिस्टेड कंपनी और इस अनलिस्टेड कंपनी का लोन्स एंड बोरोइंग्स, इस अनलिस्टेड कंपनी का लोन्स एंड बोरोइंग्स अगर आप देखो तो ये हो गया था 600 करोड़। कब? एज ऑन लेट्स से 31 मार्च 2019। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखो तो 31 मार्च 2019 मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए तो नाफरा का जुरिस्डिक्शन इनके ऊपर रहेगा। पर सपोज करो अगले साल इनका जो लोन्स एंड बोरोइंग्स था, नेक्स्ट ईयर ये गिर गया और ये हो गया लेट्स से 300 करोड़, इन्होंने आधा लोन्स एंड बोरोइंग्स को रिपे कर दिया। तो अब मुझे बताओ 31 मार्च 2020 को क्या नाफरा का एप्लीकेबिलिटी रहेगा? मतलब अगले साल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, देखा तो वैसे देखा जाए तो नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका लोन्स एंड बोरोइंग 600 करोड़ था, लेकिन यहाँ पर जब आपका लोन्स एंड बोरोइंग्स 300 करोड़ हो गया तो टेक्निकली नाफरा का एप्लीकेबिलिटी नहीं है। पर यहाँ पर ये जो सब रूल 4 है वो क्या बोलता है, नहीं, आने वाले 3 साल तक ये रहेगा। हाँ, अप टू 3 years, रौनक करेक्ट बोला, रहेगा अप टू 3 years यहाँ पे बोला है। तो जब आपके ऊपर ये रेगुलेशन एप्लीकेबल हो गया, ये रूल्स जब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, तब तो नाफरा के पास आप एप्लीकेबिलिटी हुई। फिर जब ये आपके पास से रूल हट गया, उसके बाद 3 साल तक आपको फिर यहाँ पर मेंटेन करके रखना होगा, एंड देयर आफ्टर आप यहाँ पे फ्री हो जाओगे। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर ये वाला पार्ट? तो ये एग्जाम के अंदर फिर आपको पूछ सकता है। अब देखिए फर्दर आप यहाँ पर देखो तो वो यहाँ पे बताया हुआ है दैट, रौनक कोई डाउट है 22 में एंड होगा या 23 में एंड होगा? तो आप देखो जब आपका फाइनेंशियल ईयर, सी यहाँ पर अगर आप देखो तो 20, 21 एंड 22, 22 के बाद में एंड हो जाएगा, 22 के बाद में एंड हो जाएगा। आप इसको एक बार फिर से देखो, shall continue to be governed for a period of 3 years after it ceases। तो 2020 तक तो ये वैसे ही एप्लीकेबल है इसकी वजह से। तो अब देखो 20-21 में मतलब टेक्निकली ये लिमिट के विद इन में है, 21-22 में ये लिमिट के विद इन में है, और 22-23 में ये लिमिट के विद इन है। तो 31 मार्च 2023 तक ये एप्लीकेबल रहेंगे, उसके बाद में फ्री। ओके, मेक सेंस? ओके, चलिए फिर हम यहाँ पर आगे देखते हैं। तो इधर बताया हुआ है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी शैल परफॉर्म इट्स फंक्शंस थ्रू द डिवीजन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और डिविजन्स क्या है, देखो ये आपके पास यहाँ पे बताया हुआ है कि आप अलग अलग डिवीजन बनाओगे, और वो डिवीजन को हेड कौन करेगा, चेयरपर्सन या फिर कोई फुल टाइम मेंबर जिसको अथॉरिटी ने यहाँ पे सेटअप किया। अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे इसके NFRA के बारे में चेक करो तो चलो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो नाफरा का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा रहेगा, नाफरा के स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा एक चेयरपर्सन, ठीक है। इसके अलावा नाफरा के बोर्ड में आपको दिखेगा 3 फुल टाइम मेंबर्स, और नाफरा के बोर्ड में आपको दिखेगा 9 पार्ट टाइम मेंबर्स।
इसके अलावा अगर आप देखो तो नाफरा का जो हेड ऑफिस है, नाफरा का हेड ऑफिस होगा इन न्यू दिल्ली। ओके, प्लस इसके जो अकाउंट्स है, ठीक है, जो इसके अकाउंट्स है, दीज आर गोइंग टू बी ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। प्लस एक पॉइंट और आप यहाँ पे ध्यान रखना, दैट नाफरा विल हैव, वैसे तो आगे आएगा, नाफरा इज गोइंग टू हैव पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। तो बेसिकली नाफरा किसी को भी बुला सकता है। आपने शायद फाउंडेशन के अंदर बीसीके में पढ़ा होगा दैट सेबी हैज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। आपने सीसीआई के लिए भी पढ़ा होगा, पढ़ा ये शायद वहां पर भी था। सो जस्ट लाइक सेबी, सीसीआई, इसको आप याद रख सकते हो बीसी के। चलिए, तो आप ये देखो, ये आ गया आपके पास। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो, सो नॉट वेथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, नाफरा क्या क्या करेगा, द नाफरा शैल, देखो, नाफरा इज गोइंग टू मेक recommendations to the central government on the formulation of the accounting and auditing policies, और जो भी स्टैंडर्ड्स यहाँ पे अडॉप्ट किए जाने के। इसके अलावा ये मॉनिटर करेंगे इसके एनफोर्समेंट और कंप्लायंस को, ठीक है। Then they are also going to oversee the quality of service by the professionals, who are associated with this auditing standards. So basically auditors के ऊपर ये आ जाएगा, and such other functions as may be prescribed. अब ये देखो, एक एक फंक्शंस को रूल्स में डिटेल में बताया गया है, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जैसे द अथॉरिटी शैल प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट and the interest of the investors, creditors and other associated with the companies, stakeholders जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, by establishing high quality standards। तो इनको जो भी स्टैंडर्ड्स बनाने हैं उस वक्त इनको किसका ध्यान रखना है, पब्लिक इंटरेस्ट का एक, और इनको ध्यान रखना है द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर्स हु आर एसोसिएटेड विद द कंपनी। High quality of standards of accounting and auditing, and also exercising throughout the oversight of the accounting functions which will be performed by the companies and the bodies corporate, and auditing functions which will be performed by the auditors। इसके अलावा अगर आप देखो, in particular authority shall, तो ये देखो, maintain the details of the particulars of the auditors। तो आपको याद है फॉर्म NFRA 1 फाइल किया जाएगा, इसको एक पूरा लिस्ट बना के रखना पड़ेगा कि वो कंपनीज के और बॉडी कॉर्पोरेट्स के कौन कौन ऑडिटर्स है, ये यहाँ पर इनको पूरा लिस्ट बना के रखना होगा। दूसरा, ये रेकमेंड करेंगे किसको, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को। तो आप ये देखो, ये जो सेम पॉइंट्स थे ना, मैंने इसी को यहाँ पर डिटेल में करके आपको बता रहा हूँ। तो रेकमेंड करेंगे, तो ये कैसे करेंगे आप चेक करो। सो फॉर द पर्पस ऑफ रिकमेंडिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच विल बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, the authority for the purpose of this, they will receive recommendations। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, ये ध्यान रखना है, the recommendations will be received from the Institute of Chartered Accountants of India in respect of the proposed जो भी नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकलेगा या नया ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होगा, एंड इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके लिए। इसके अलावा वो यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मंगवा सकते हैं ICAI के पास से इफ इट इज रिक्वायर्ड। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए व्हाट दे आर गोइंग टू डू, नाफरा ICAI से इंफॉर्मेशन मंगाएगा, तो ICAI सारे इंफॉर्मेशन देगा किसको, नाफरा को, और फिर नाफरा बोलेगा अच्छा चलो ठीक है ये सही है स्टैंडर्ड, तो आप इस स्टैंडर्ड को अप्लाई कर दोगे। मतलब ICAI इसको नोटिफाई कर देगा और नाफरा बोलेगा कि नहीं इसमें आप चेंजेस करो, तो फिर ICAI इसको चेंज करेगा। तो बेसिकली जो पहले एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन था ICAI का, वो थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। The authority shall consider the recommendations and the additional information as it deems fit before making the recommendations to the central government। और फिर नाफरा यहाँ से recommendation देगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि देखो ये स्टैंडर्ड्स बराबर है, इनको आप यहाँ पे पब्लिश कर दो या इनको आप कर दो।
So who will appoint the respective person as a member of NFRA? सेंट्रल गवर्नमेंट. ये आगे आएगा रौनक, ये आगे आएगा. जो मैंने आपको बताया ना, चेयरपर्सन एंड एवरीथिंग, ये सारे रेगुलेटर्स में, ठीक है, ये जितने भी आपके रेगुलेटर्स होते हैं या इस तरह से करके अथॉरिटीज को जो सेटअप किया जाता है, यहाँ पर एक्सक्लूसिव पावर वैसे भी मिनिस्ट्री का ही रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक. ओके, फिर अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आएगा मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. तो इसके लिए आपको क्या बताया? सो फॉर द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग द कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट, they will also review. देखो, the authority may review the financial statements of the company. guys, आप लोग क्या करोगे? देखो, कल को अगर क्वेश्चन आ गया what are the functions of authority, तो आपको ये इतना सारा नहीं लिखना. मैं जो पॉइंट्स अंडरलाइन करके दे रहा हूँ ना, आप सिर्फ उसको यहाँ पर लिखोगे. ठीक है, मैं जो पॉइंट्स आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूँ, जिनको मैं छोड़ रहा हूँ उसको आप भी छोड़ देना, पर जिन पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप सिर्फ उनको पॉइंट्स को यहाँ पर लिखोगे. देखो, हाउ विल दे मॉनिटर? दे विल रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनीज, राइट. इसके अलावा डायरेक्ट सच कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट्स या उनके ऑडिटर को थ्रू अ रिटन नोटिस टू प्रोवाइड फर्दर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ऑन एनी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू सच कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विद इन द रीजनेबल टाइम. अब अगर आप नोटिस करो, ये किसको हिट कर रहा है? एनएफआरए. एनएफआरए के हाथ में अगर बंदूक है तो एनएफआरए किसको हिट कर रहा है? आप देखो, एनएफआरए हिट करता है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को, ऑडिटर्स को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. सत्यम के केस में एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग. क्या आपको ऑडिट में सत्यम के केस के बारे में बताया गया था? क्या आपको सत्यम के केस के बारे में बताया गया था कि क्या हुआ था सत्यम के केस में? What had happened in case of सत्यम? सत्यम कंप्यूटर्स के केस में क्या हुआ था? मैं वो नेटफ्लिक्स वाले शो का बात नहीं कर रहा, नहीं. चलो, तो आप ऑडिट में डेफिनेटली यहाँ पर पूछना, और नहीं तो फिर मेरे को बताना, मैं कभी ऐसे ही इधर उधर. हाँ, फिनोवेशन का वीडियो देखा था, तो वो भी आपके लिए करेक्ट है, अच्छा है, दैट इज ऑल्सो फाइन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्फ्लेट किया था, बट उससे भी अच्छा जब आप डिटेल में उसके पूरे डॉक्यूमेंट्री को जब आप पढ़ोगे कि कैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और इन सब का, हालांकि फिनोवेशन का भी जो वीडियो है वो भी बहुत अच्छा है. अच्छा, ऑडिट पूरा हो गया. ओके, ठीक है, चलो, तो फिर मैं कहीं पे कवर करवाता हूँ आपको. एनीवे, तो यहाँ पर आता है. सो द अथॉरिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगा और ऑडिटर्स को बोलेगा, कंपनी को बोलेगा हमें और इन्फॉर्मेशन आप दो. ठीक. उसके बाद में द अथॉरिटी में रिक्वायर पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द ऑफिसर फॉर सीकिंग द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. तो आप यहाँ पे देखो, दे कैन ऑल्सो सीक फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन. इसके अलावा अथॉरिटी यहाँ पर पब्लिश कर सकता है इट्स फाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द नॉन कंप्लायंस ऑन द वेबसाइट, कि देखो इन कंपनीज ने इन चीजों को यहाँ पर कंप्लाई नहीं किया, and where the authority finds or reasons to believe that the accounting standards has or have been violated, तो वहां पर फिर इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पर स्टार्ट किया जा सकता है. सेम वे अगर आप यहाँ पर आगे देखोगे, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंस विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, तो सेम प्रोविजन रहेगा. अब आप देखो यहाँ पे ऑडिटर के काम को देखेगा, तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो वर्किंग पेपर्स है उसको चेक किया जाएगा, और फिर ये देखेगा कि क्या सफिशिएंट क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है ऑडिटर के पास या नहीं, करेक्ट, उसके डॉक्यूमेंटेशन को. इसके अलावा परफॉर्म सच अदर टेस्टिंग ऑफ ऑडिट सुपरवाइजरी एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एज मे बी कंसिडर्ड एज अप्रोप्रिएट ऑडिटर को. तो बेसिकली जो ऑडिटर ने काम किया उसको यहाँ पर चेक किया जाएगा. फिर अगर आप देखो, द अथॉरिटी में रिक्वायर एन ऑडिटर टू गिव रिपोर्ट ऑन इट्स गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड इंटरनल प्रोसेसेस टू प्रमोट द ऑडिट क्वालिटी. इन सब क्या यहाँ पर चेक किया जाएगा. इसके अलावा रिड्यूस द ऑडिट रिस्क, करेक्ट. द अथॉरिटी में ऑल्सो सीक फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑडिटर. इसके अलावा अगर आप देखो, द अथॉरिटी शेल परफॉर्म मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट एक्टिविटीज थ्रू इट्स ऑफिसर एंड
experts with sufficient experience in the audit. तो basically जैसे peer review होता है उस तरह से करके यहाँ पर आपका review करवाया जाएगा. They will also publish the findings of the non-compliance on its website. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि उनके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर सकते हैं. सो इफ द अथॉरिटी फाइंड्स और हैज द रीजंस टू बिलीव दैट कि यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्ड्स का वायलेशन हुआ है तो वो यहाँ पे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए भी आपको बुला सकता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा. देन ऑल्सो ओवरसी द क्वालिटी ऑफ द सर्विस फॉर द पर्सन हु आर एसोसिएटेड विद दिस. तो बेसिकली यहाँ पर ऑडिटर्स के बारे में बात हो रहा है. तो आप देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और अब तीसरा बारी आ रहा है ऑडिटर्स का. तो यहाँ पर आपको बताएगा द अथॉरिटी मे डायरेक्ट द ऑडिटर्स टू टेक मेजर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट, करेक्ट, इंक्लूडिंग चेंजेस इन देयर ऑडिट प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑडिट रिपोर्ट एंड स्पेसिफाई अ डिटेल्ड प्लान विद इन द टाइम लिमिट. फिर अगर आप यहाँ पे देखो ऑडिटर फिर सारे के सारे इंफॉर्मेशन अथॉरिटी को देगा. अथॉरिटी इज गोइंग टू मॉनिटर द इम्प्रूवमेंट विच इज मेड बाय द ऑडिटर और उसके बाद में जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन यहाँ पर अथॉरिटी अपना सेट करेगा. फिर अगर आप देखो इट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रमोट द अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू द compliance of the accounting standards and the auditing standards. ठीक है. and cooperate and national in international organizations. तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ यहाँ पे आप मर्ज करोगे. मर्ज इन द सेंस वहां पर आप रखोगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे आपके एक्सेप्ट हो एंड परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एंड ड्यूटीज एज मे बी नेसेसरी. राइट. तो ये आपके पास था. अब आते हैं हम वापस से. दिस इज नॉट रूल, दिस इज सेक्शन. अभी तक हम रूल्स को पढ़ रहे थे तो हम वापस से आप सेक्शन पे आ गए. तो सेक्शन नंबर 3 यहाँ पे बता रहा है, ये देखो, द नाफरा विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन हु शैल बी द पर्सन ऑफ एमिनेंस. ये देखो रौनक, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. एंड सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 15 कंसिस्टिंग ऑफ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम मेंबर्स. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. 3 फुल टाइम होंगे और 9 पार्ट टाइम कम से कम वहां पर आपको मिलेंगे. फिर अगर आप देखो ईच डिविजन ऑफ द नाफरा शैल बी प्रेसाइडेड ओवर बाय द चेयरपर्सन. ये हमने देखा था, या फिर कोई फुल टाइम मेंबर यहाँ पर रहेगा. देन देयर शैल बी एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी consisting of the chairperson and the full time member for the efficient discharge of all the functions. ये जो यहाँ पर बात अभी हमने कवर किया था इन सब के लिए, इन सब के लिए यहाँ पर आपके पास एक आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी सेटअप किया जाएगा. ठीक है. और इनके टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स ये सब आप अगर नहीं करोगे तो चलेगा. इसमें आप ये देखना उनको बताना होगा कि वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है. जो भी इंसान है वो इंडिपेंडेंट है. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला स्लाइड है. आप ये वाले स्लाइड को देखो कि आप चेयरपर्सन बनना चाहते हो नाफरा के, या फिर आप एक मेंबर बनना चाहते हो, अब चाहे वो फुल टाइम मेंबर हो या फिर वो पार्ट टाइम मेंबर हो. तो आप देखो हु आर इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट विद नाफरा shall not be associated with any audit firm, including related consultancy firm, during the course of their appointment and 2 years after ceasing to hold such appointment. ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा है. तो जब आप यहाँ पे नाफरा के लिए काम कर रहे हो तो while you are working with नाफरा at that point of time तो आप किसी और के साथ काम कर ही नहीं सकते. बट बाद में भी आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. सो व्हाई दिस stringent law is there? दिस इज टू एंश्योर कि आप यहाँ पे इंडिपेंडेंस मेंटेन करके रख सको. आप इंडिपेंडेंस मेंटेन करके रख. आप देखो सिंपल सा पॉइंट, सपोज मैं नाफरा का मेंबर हूँ, मेरे पास आपका केस आया है. ठीक है. मैं आपके केस को क्लीन कर देता और मैं बोलता चलो मुझे अपने फर्म में पार्टनर बना दो और इक्विटी स्टेक मुझे इतना दे दो और मुझे पार्टनर बना दिया जाता है. तो आप बताओ गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे. फिर मैं नाफरा को छोड़ दूंगा, इधर आ जाएगा, तो पूरा जो पर्पस है वही इधर फेल हो जाएगा. इसके लिए बोला गया है कि यहाँ पर ये इंडिपेंडेंस आपको इंश्योर करना होगा. आप बोलोगे सर 2 साल बाद भी तो हो सकता है. अब 2 साल बाद के लिए तो देखो वैसे तो इंसान की नीयत है, आप लाइफ टाइम तो बैन नहीं लगा सकते, बट यहाँ पर एटलीस्ट वो जो बोलते हैं ना कुछ तो शर्म करो कि काम छोड़ते ही सीधा फर्म ज्वाइन कर लिया. तो ये वाला पार्ट है. ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, दिस इज ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट
और यहाँ पे आफ्टर रेजिग्नेशन 2 साल तक यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एनी ऑडिट फर्म और एनी रिलेटेड कंसल्टेंसी फर्म्स ऑल्सो। गाइस क्लियर? बाय द वे जो कंसल्टेंसी वाला काम है ना, ये बहुत गजब का वर्क करता है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कंसल्टेंसी के लिए कि यू नो इट इज आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट हियर। अब कंसल्टेंट वाला जो काम है इसमें मतलब कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट तो है नहीं कि आपको कंसल्टेंट को अपॉइंट करने का जरूरत है, तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा हेरा फेरी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर कंसल्टिंग फर्म को भी इंक्लूड कर दिया गया। फिर अगर आप देखो नाफरा के पास कुछ पावर्स है, तो आप ये देखो यहाँ पर क्या है, दे हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट। अब देखो वो इन्वेस्टिगेशन या तो खुद से शुरू कर सकते हैं या फिर उनको कोई रेफरेंस मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, कि ये देखो यार इस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, कोई ना कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या कोई दूसरा मिसकंडक्ट हो रहा है विच इज कमिटेड बाय एनी मेंबर और अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली ऑडिटर्स के बारे में बात होगा और ये प्रोविजन बताया। सो एक बार नाफरा ने आपका केस खोल दिया, उसके बाद किसी और के पास आपका केस नहीं जाएगा। नो वन कैन इन्वेस्टिगेट द मैटर। तो आज के डेट में अगर सत्यम वाला केस हो तो सेबी के पास कोई भी राइट नहीं होगा, पूरा का पूरा मैटर जाएगा नाफरा के पास। फिर देखिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन है कैसे, तो देखो जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, ये अगेन वापस से हम आ गए रूल के ऊपर। तो आप अगर देखो where the authority has received any reference from the central government, they can decide to undertake the investigation or they can suo moto go for the investigation। तो सबसे पहले क्या होगा, नाफरा में जो पर्टिकुलर डिविजन है उस डिविजन को ये मैटर भेजा जाएगा और उनको बोलेंगे चलो आप यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन इनका कैरी आउट करो और जो भी दूसरा एक्शन लेना है। अब ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और अथॉरिटी को यहाँ पर रीजंस बिलीव होगा कि हाँ यार ये कंपनी ने कुछ ना कुछ यहाँ पे नॉन कंप्लायंस किया है या कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर फ्रॉड इन्वॉल्व हो रहा है विच इज ऑफ 1 करोड़ रुपीज और मोर, तो वो अपना रिपोर्ट भेजेंगे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक, अब देखो ये कैसे वर्कआउट होता है ये आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर में एक चार्ट बना के आप लोगों को दे दूंगा, तो आपको ये पूरा जो सेबी नाफरा का इन्वेस्टिगेशन वाला प्रोसेस है वो आपको काफी अच्छे से याद हो जाएगा। फिर ये जैसे मैंने बताया था, दे विल हैव द सेम पावर एज ऑफ द सिविल कोर्ट। ठीक है, मतलब उनके पास पावर होगा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बुलवा सकते हैं, किसी को समन कर सकते हैं और बोल सकते हैं चलो गीता पे हाथ रख के कसम खाओ मैं सच कहूंगा। राइट, इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं इंक्लूडिंग कमीशन एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। ठीक है, तो ये सब काम यहाँ पर हो सकता है। अब देखो अगर पता चला कि किसी प्रोफेशनल या कोई और मिसकंडक्ट यहाँ पे हुआ है तो आपके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी लग सकता है। इसके अलावा आपको डी बार भी किया जा सकता है। देखो मॉनेटरी पेनल्टी लगेगा तो कम से कम 1 लाख रुपया विच कैन अगेन एक्सटेंड 5 times of the fees received in case of individuals but not less than 5 लाख रुपीज which may extend up to 10 times the fees in case of firms। तो इंडिविजुअल्स के लिए 1 लाख या 5 गुना, फर्म्स के लिए 5 लाख रुपया और 10 गुना, विच एवर इज ऑफ कोर्स हायर। और जब बात करते हैं डिपार्टमेंट का तो आपको हटा दिया जाएगा और आपको बोलेंगे ना तो आप किसी कंपनी के आप ऑडिटर बनोगे ना किसी कंपनी के आप इंटरनल ऑडिटर बनोगे। ठीक है, और आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इन सब की एक्टिविटीज से आप दूर ही रहोगे। इसके अलावा आप वैल्यूएशन का काम भी नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन नॉट बी द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑल्सो। जो जा सकता है कुछ टाइम पीरियड 6 महीने से लेके ऑलमोस्ट 10 साल तक आपको यहाँ पर डिबार किया जा सकता है। गाइस इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, राइट। फिर अगर आप देखो एन अग्रीव्ड पर्सन, एन अग्रीव्ड पर्सन वो यहाँ पर क्या करेगा, एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएगा, वो अपना यहाँ पर अपील लेके आ सकता है। अब अगर आप यहाँ पे पूरा सिनेरियो चेक करो तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है नाफरा के अंदर, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा इसका मैं आपको एक प्रॉपर चार्ट बना के दे देता हूँ। सो दिस इज इन्वेस्टिगेशन बाय द एनएफआरए। तो आप देखो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर होता है ना, आप मान के चलो
सीक्वेंस बिल्कुल यही रहता है। सबसे पहले क्या होगा, नाफरा यहाँ पे कल को एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप मेरे हिसाब से इसका आंसर काफी अच्छे से लिख पाओगे। तो नाफरा यहाँ पर क्या करेगा, नाफरा यहाँ पे इशू करेगा शो कॉज नोटिस। इसको हिंदी में बोलते हैं कारण बताओ पत्र। शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा ऑडिटर को या फिर ऑडिटर के किसी भी फर्म को। करेक्ट। ये आपको मैं बता रहा हूं इन्वेस्टिगेशन हो गया है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या सीन होता है, जब ये शो कॉज नोटिस आपको इशू किया जाएगा तो इस शो कॉज नोटिस के अंदर, ठीक है, इस शो कॉज नोटिस के अंदर अगर आप देखो तो वो क्या क्या बताएंगे, दे विल प्रोवाइड यू ऑल द एलिजेड फैक्ट्स, कि देखो इस दिन ऐसे ऐसे ये चीजें हुई थी। इसके अलावा वो आपको सप्लाई करेंगे ऑल द एविडेंस, कि देखो जो हम बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे, हमारे पास इस बात का सबूत भी है। फिर आपको वो यहाँ पर बताएंगे कि क्या वायलेशंस आपने किया, ये वायलेशंस आपसे हुआ है। फिर आपको वो बताएंगे व्हाट आर द एक्शंस दैट आर लाइकली टू बी टेकन, कि देखो हम आपके अगेंस्ट ये एक्शंस लेने वाले हैं। फिर आपको वो ये भी बताएंगे कि आपको कितने टाइम में रिप्लाई करना है। सो रिप्लाई विद इन, तो ये जो आपका टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट फॉर रिप्लाई आप ये भी बताओगे। इसके अलावा आप ये भी बोलोगे कि देखो अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। सो कॉन्सिक्वेंस ऑफ नो शो या कॉन्सिक्वेंस ऑफ नो रिप्लाई। इसके अलावा आप यहाँ पर बताओगे व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल। प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ये सारा पॉइंट आप करेगा। जब ये शो कॉज नोटिस में आप रिप्लाई वगैरह सब कुछ कर दोगे, उसके बाद जो डिवीजन है उसके पास 90 डेज का टाइम पीरियड होगा। विद इन 90 डेज इसको डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। सो विद इन 90 डेज द मैटर हैज टू बी डिस्पोज ऑफ। अब सपोज करो 90 डेज में आपने डिस्पोज नहीं किया तो आपको फिर से एक और एक्सटेंशन मिल जाएगा 90 डेज का, ये आपको एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है। अब ये एक्सटेंशन आपको कौन देगा, दिस विल बी द एक्सटेंशन विच विल बी गिवन बाय द डिवीजन ओनली। डिवीजन खुद को ही एक्सटेंशन देगा, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू प्रोवाइड द रीजन इन राइटिंग, कि हमने अभी तक इसको कंप्लीट क्यों नहीं किया। इसके बाद में आप देखो अगर इसके बाद भी चाहिए तो आपको फिर चेयरपर्सन के पास जाना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ पर चेयरपर्सन होगा द चेयरपर्सन में, तो एक तरीके से यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक टाइम बाउंड प्रोसेस में हो रहा है। अदरवाइज सत्या में आप देखो 7 साल के बाद सेबी ने अपना रिपोर्ट तैयार किया, तो मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर अ कंपैरेटिव बेसिस। इसके बाद में 90 दिन का टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट हो गया, तो उनका इन्वेस्टिगेशन और जो कुछ भी था सब कंप्लीट। अब आप देखिए यहाँ पर ऑर्डर पास किया जाएगा बाय द नाफरा। अब क्या ऑर्डर होगा देखो, हो सकता है नो एक्शन, मतलब नाफरा को लगे कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, या फिर हो सकता है नाफरा आपको एक खाली कॉशन दे के छोड़ दे, मतलब आइंदा ऐसा मत करना, अभी गलती हो गई, ठीक है। या फिर नाफरा यहाँ पर क्या करेगा, नाफरा इज गोइंग टू एक्ट अपॉन, मतलब देयर विल बी सम एक्शन, और ये एक्शन हो सकता है विच में इम्पोज लेट्स से अ पेनल्टी, जो अभी हमने देखा, करेक्ट। आपके ऊपर पेनल्टी आ सकता है। पेनल्टी हम लोगों ने चेक किया इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड इन केस ऑफ अ फर्म। इंडिविजुअल के लिए कितना था पेनल्टी, कितना था मिनिमम, इंडिविजुअल के लिए पेनल्टी कितना था, व्हाट वाज द पेनल्टी फॉर इंडिविजुअल, क्लास में हो ना।
यहाँ पर सलोनी का आंसर आया है 1 लाख। व्हाट अबाउट अदर्स? धवल बोल रहा है पेनल्टी वाला पार्ट नहीं हुआ। धवल के घर के पास में कौन रहता है? हु स्टेज नियरेस्ट टू धवल्स प्लेस? धवल के घर के सबसे ज्यादा पास में कौन रहता है? अभी धवल को याद आया, याद आया। धवल, आज से आपका नाम परसी। मैं हूं ना का परसी। ठीक है? अरे याद आया, याद आया। हे भगवान, मतलब गजब। बाय द वे, इस पूरे टाइम पीरियड में अगर आप देखो तो सलोनी ने आंसर यहाँ पे करेक्ट बता दिया। इट इज 1 लाख रुपीज और 5 times द प्रोफेशनल फीस दैट यू हैव चार्ज्ड। और फॉर्म्स के केस में 5 लाख रुपीज एंड 10 times द फीस चार्ज। ठीक? FYI धवल, ये देखो, ये रहा जो नहीं हुआ था, ये देखो। ठीक है? हाँ, याद आया। वो तो मैंने बोला ही ना, परसी है तो याद तो आएगा ही। ठीक? मैं तो इमेजिन भी कर रहा हूं तेरे को। चलो, अब देखो, ये जो पेनल्टी है, दिस पेनल्टी हैज टू बी पेड विद इन 30 days। ठीक है? ये जो पेनल्टी है, आपको बोला गया कि ये पेनल्टी आपको 30 दिन के अंदर अंदर पे करना है। दिस इज टू बी पेड विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर। और कल को आप अगर अपील करते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू डिपॉजिट 10% ऑफ द अमाउंट। ठीक है? 10% ऑफ द अमाउंट इनको यहाँ पर डिपॉजिट करना होगा। और दूसरा एक्शन यहाँ पे क्या हो सकता है? दूसरा एक्शन हम लोगों ने देखा, इट इज डिबार्डमेंट। आपको डिबार किया जा सकता है, और जब डिबार करेंगे तो 6 months to 10 years ये हो जाएगा। अब देखो, जब आपको डिबार किया जाएगा तो नाफरा को बोला गया है प्लीज इन्फॉर्म ऑल द कंपनीज जहां पर आप इन्वॉल्व हो, राइट? सो नाफरा इज गोइंग टू इन्फॉर्म ऑल द कंपनीज, एवरी कंपनीज जहां जहां पर आप यहाँ पे कनेक्टेड हो। इसके अलावा ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर का कॉपी विल ऑल्सो बी सबमिटेड टू ICAI। गवर्नमेंट कंपनी है तो CAG, लिस्टेड कंपनी है तो सेबी, बैंकिंग कंपनी है तो RBI, और इंश्योरेंस कंपनी है तो IRDAI। और सपोज करो ओवरसीज सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है तो जो भी आपका ओवरसीज रेगुलेटरी बॉडी होगा उसको दे दिया जाएगा। आप बताइए, डज दिस मेक सेंस गाइस? डज दिस मेक सेंस? क्या ये आपको क्लियर हुआ? तो ये आपका नाफरा का पूरा प्रोविजन था। तो यहाँ पे हमारा नाफरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। एग्जाम परस्पेक्टिव से छोटा चैप्टर है और आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है? तो एग्जाम परस्पेक्टिव से थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और ऑडिट के अंदर भी आपको इसका क्वेश्चन मिल सकता है। अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पे कवर करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन नंबर 134, जो कि डील करता है बोर्ड रिपोर्ट के साथ। सो अब एक लेक्चर मुझे चाहिए सेक्शन 134 के लिए। 134 के साथ ही आपको सेक्शन नंबर 137 भी करवा दूंगा। फिर एक लेक्चर चाहिए मुझे सेक्शन 135 के लिए, और एक लेक्चर चाहिए मुझे बैलेंस इन सब के लिए। देन आई नीड वन लेक्चर फॉर द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप SBO के लिए। तो प्रोबेबली 4 लेक्चर्स के अंदर आपका अब पूरा कंपनी लॉ कंप्लीट हो जाएगा। ओके? और इसी के साथ आपका कंपनी लॉ का टेस्ट भी अब शेड्यूल हो जाएगा। ओके?
पूरा कंपनी लॉ का जो आपका टेस्ट है वो भी अब शेड्यूल हो जाएगा। अब ध्यान रखना, जितना टाइम हमें कंपनी लॉ के अंदर लगा है उतना टाइम हमें पार्ट सी के लिए, मतलब बी पार्ट के लिए नहीं लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप ये मान के चलो 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और सेम वे आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और जनरल क्लॉजेस एक्ट वो भी आपका एक लेक्चर के अंदर फिनिश हो जाएगा। और फिर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो भी आपका तकरीबन, सो आपका ऑलमोस्ट 2.5 to 3 वीक्स का लेक्चर आपका पूरा बचा है एंड वी विल बी थ्रू विद आवर पोर्शन। ओके, और अगर हमारे लेक्चर्स रेगुलर होने लग गए तब तो आपका पोर्शन और भी जल्दी खत्म हो जाएगा फिर। ओके, चलिए, सो दैट्स इट फॉर योर दिस लेक्चर देन, टेक केयर, बाय बाय।